देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं और मेरी एक दोस्त अपने कॉलेज फ्रेंड के बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे। उसके घर से निकलते हुए हमें काफ़ी देर हो गई थी। उसका फार्म हाउस जहाँ पर उसकी पार्टी हो रही थी वो शहर के बाहरी इलाके में था, जो अक्सर सुनसान रहता है। उस गांव के जैसा हाईवे वैसा ही सुनसान था। उस रास्ते पर हमारी गाड़ी के अलावा और कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। मैं कार चला रहा था और मेरी दोस्त दिव्या मेरे बगल में कार में बैठी थी। उस रात की खामोशी से हम दोनों को डर ना लगे इसलिए मैंने गाड़ी में गाने चला रखे थे, पर उसके बावजूद भी मुझे जोरों की नींद आ रही थी। बार बार मेरी आंखें झपक रही थी, जिसकी वजह से मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा था। दिव्या ने किसी तरह से मुझे जगा कर रखा हुआ था। वो बार बार मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान रोड के सुनसान और अंधेरे जगह पर ही था। अचानक मुझे एक झपकी सी आई और जैसे ही मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। मुझे होश आता उससे पहले ही मैं उसे कुचल चुका था। मैंने जैसे ही ब्रेक लगाई तो मेरी गाड़ी ज़मीन पर गिरते गिरते घसीटते हुए किनारे जाकर लग गई। जब मैंने रोड पर जाकर देखा तो मैंने देखा कि एक लड़की की आधी ही बॉडी कटी हुई वहाँ पर पड़ी है। उसका सिर्फ सर और ऊपर का शरीर ही वहाँ पर पड़ा हुआ था, बाकी सब कुछ गायब था। मुझे ऐसा लगा मानो मेरी गाड़ी ने उसे दो हिस्सों में बांटा हो। दिव्या को उस रोड पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था और मैंने वापस से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जल्दी से अपने घर की ओर निकल गया। अब मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। थोड़ा आगे जाकर जब मेरी नज़र गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि लड़की की आधी कटी हुई ऊपर की बॉडी मेरे कार के पीछे पीछे आ रही है और फिर कुछ ही पल में वो एकदम से गायब हो गई। लेकिन दिव्या को ये सब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। घबराहट इतनी ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से मैं दिव्या से कुछ बात नहीं कर पा रहा था। हाईवे ख़त्म होने वाला था कि तभी मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के सामने उस लड़की का निचला हिस्सा यानी कि उसके पैर मेरी गाड़ी के सामने से गुजरते हुए दिखे। मैंने हिम्मत की और अपनी गाड़ी नहीं रोकी। तभी मेरे कार के शीशे पर ऊपर की बॉडी आकर गिरी। मेरे मुंह से एकदम से चीख निकल गई और मैं कार का कंट्रोल खो बैठा। इससे मेरी कार डिसबैलेंस होकर पलट गई। दिव्या कार से निकलकर दूर जाकर गिरी। उसी समय उस हाईवे पर बहुत ही तेज स्पीड से एक ट्रक गुजर रहा था। इससे पहले कि मैं दिव्या को बचा पाता, ट्रक दिव्या को दो हिस्सों में बांट कर चला गया। मैं बहुत जोर से चीखा और चीखते चीखते वहीं बेहोश हो गया। 3 दिन बाद हॉस्पिटल में मेरी आंख खुली। मुझे डॉक्टरों ने बताया कि वो दिव्या को नहीं बचा पाए। मैंने अपने दोस्त को ये वाला पूरा किस्सा बताया। उस दिन के बाद से मुझे हर रोज़ एक सपना आता है जिसमें मैं देखता हूँ कि कोई मेरे पीछे रेंगता हुआ आ रहा है और मुझसे आकर पूछता है कि मेरे पैर कहाँ हैं। मुझे नहीं पता कि वो दिव्या है या कोई और, पर उस सवाल को सुनकर रोज़ मेरी रूह कांप जाती है। जब ये बात डॉक्टरों ने मुझे बताई कि वो दिव्या को नहीं बचा पाए तो मैं खुद का आपा खो बैठा और मुझे बहुत ही गिल्टी महसूस हुआ कि मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाया। आखिर उस हाईवे पर उस आधी कटी हुई लाश का मतलब क्या है? यही सब कुछ जानने के लिए मैं उस हाईवे पर एक बार फिर जाने का तय कर लिया और मैं उसी जगह पर पहुंचा जहां दिव्या का एक्सीडेंट हुआ था। वो हाईवे सुबह के समय तो एकदम नॉर्मल दिखाई पड़ता था, लेकिन रात होते ही वहां पर कुछ ना कुछ हरकत होने लगती थी। इसलिए बहुत से लोग उस हाईवे पर रात में निकलने से डरते थे। जब मैं उस हाईवे पर पहुंचा तो तब तक रात हो चुकी थी और वहां पर बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। एक सन्नाटा उस हाईवे पर पसरा पड़ा था। इसी वजह से मैं उस हाईवे पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया और नीचे उतरकर पास वाले गांव में जाकर रुक गया।
उस गांव के सभी लोग मुझे देखकर अचंभित हो रहे थे, क्योंकि उस गांव में हाईवे की डर की वजह से इससे पहले कोई नहीं गया था। वो सभी मुझे देखकर इसलिए भी अचंभित हो रहे थे। मैंने गांव में जाकर एक रात रुकने के लिए पूछा। गांव का मुखिया, उसने मुझसे कहा, इस गांव में पहले कभी कोई नहीं आया और अगर आप रुकना चाहो तो रुक सकते हैं। उस रात बहुत ज़्यादा घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवाएं बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ कर रही थी। उस गांव में बहुत से घर बने हुए थे और कुछ झोपड़पट्टी वाले घर भी थे तथा दूर दूर तक टूटे फूटे घर भी थे, जिसे देखकर थोड़ा अचंभित सा महसूस हो रहा था। एक बूढ़े आदमी ने मुझे रुकने के लिए एक कमरा दिया, जहां पर मैं उस रात रुक गया। मैं रात को जैसे ही सोया, मुझे फिर से वही रेंगने वाला सपना दिखाई दिया और वो आकर मुझसे दोबारा पूछता है कि आखिर उसके कटे हुए पैर कहाँ हैं। मैंने सपने में देखा कि उस रात हाईवे पर एक लड़की मेरा पीछा करते हुए आ रही थी और मैं बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ, लेकिन वो लड़की मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही और वो मुझसे पूछ रही है कि उसके कटे हुए पैर कहाँ पर हैं। ऐसा करते हुए मैं पूरी रात चैन की नींद सो नहीं पाया, लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि रात को तो यहाँ पर पूरा गांव था, पर सुबह उठते ही वहाँ कोई भी गांव दिखाई नहीं दिया। यानी गांव के सारे घर पता नहीं कहाँ गायब हो गए और मैं अपने आप को एकदम मिट्टी से भरी हुई ज़मीन में लेटे हुए देखता हूँ। ये सब देखकर मैं बहुत डर जाता हूँ कि गांव में रात को यहाँ पर तो सब कुछ दिख रहा था और जिस कमरे में मैं रुका था और जिस बुढ़े से मैं मिला था, वो सब सुबह होते ही कहाँ गायब हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है। मैं पैदल ही उस हाईवे पर दोबारा पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही मैंने एक राहगीर से पूछा, भाई कल रात को यहाँ पर एक गांव था और आज वो सब गायब हो चुका है, आखिर ये सब हुआ कैसे। तब वो राहगीर ने मुझसे कहा, आप जिस गांव की बात कर रहे हैं वो गांव था, अब नहीं है। वो आगे बताता है कि इस हाईवे के बनने से पहले यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग रहा करते थे। वो अपनी ज़मीन पर फसल उगाते हैं। जब यह हाईवे बना तब उनकी ज़मीन के ऊपर से ही ये हाईवे निकल गया, जिसकी वजह से गांव के लोगों को बहुत नुकसान हुआ। कहा जाता है कि उन गांव के लोगों में से ही किसी एक की लड़की इस हाईवे पर घूमती फिरती आ गई और अचानक से किसी गाड़ी के चपेट में आकर उसके शरीर के 2 हिस्से हो गए। उसका धड़ अलग हो गया और पैरों वाला हिस्सा अलग। आज तक किसी को नहीं मिला। उस राहगीर की बातों को सुनकर अब मैं और ज़्यादा डरने लगा था, क्योंकि इसी लड़की का संबंध मेरे सपने से है। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो लड़की जो मेरे सपने में आकर मुझसे पूछती है कि उसके पैर कहाँ हैं, और इस हाईवे पर उसी लड़की की आत्मा भी भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। पहाड़ों में घूमना किसे पसंद नहीं आता। कौन नहीं चाहेगा कि अपने घर से दूर किसी पहाड़ में एक कैंप लगाकर रात भर आग जलाकर बस पूरी रात ठंडी में गानों का लुत्फ उठाए हुए बीते। मगर हर किसी को लुत्फ ही लुत्फ नहीं मिलता। हरीश और विपुल दोनों ही बाइकर बेंगलोर में काम करते करते ऊब जाते हैं और फिर कंपनी में 1 महीने की छुट्टी के लिए आवेदन देकर वहां से अपनी अपनी बाइक के साथ निकल चलते हैं ऋषिकेश के लिए। पूरे 2 दिनों तक लगातार बाइक चलाते हुए दोनों ऋषिकेश में जाकर एक रात रुकते हैं। अगली सुबह वहां से नारकंडा के लिए निकल पड़ते हैं। नारकंडा पहुंचने में उनको लगभग शाम हो गई। बीच बीच में कई जगह रुकते रुकते वहां पर पहुंचते हैं। हर साल तो होटल में ही रुकते आए थे, इसलिए इस बार खुद का टेंट लिए निकल पड़े थे। कुछ नया करने की चाह थी, इसलिए वहां पर आबो हवा में खुली आसमान के नीचे रुकना चाहते थे। पूरे रास्ते का विवरण देना और फिर वहां हर रास्ते में आने वाली दिक्कतों का ब्यौरा करने के बाद अंधेरा होने से पहले पहले
दोनों नारकंडा तो नहीं पहुंच पाते, मगर नारकंडा से लगभग 25 किलोमीटर दूर पर ही उन्होंने रुकने का फैसला किया। दोनों ने बाइक वहीं लगाकर पहले अपना टेंट लगाया और छोटे छोटे टेंट, बीच में आग जलाकर उसी पर पानी गर्म करके मैगी बनाकर खाने लगे। रास्ते में मिले हुए कुछ नज़ारों को देख दोनों ही भाव विभोर हुए थे। दिसंबर का महीना और बर्फ ही बर्फ, बर्फ से पूरे पहाड़ों पर एक सफ़ेद चादर जैसे होने लगता है। खाने पीने के बाद दोनों ही अपने टेंट में चले जाते हैं। पूरी रात की रिकॉर्डिंग को कैमरे में कैद करने के लिए एक कैमरे को लगा दिया जाता है। अपने अपने टेंट में बुक लैंप लगाकर किताब पढ़ते रहते हैं। सुबह का इंतज़ार दोनों को ही था, क्योंकि जिस जगह पर उन्होंने कैंप लगाया था वो शहर बस्तियों से काफ़ी दूर पहाड़ी पर था। सुबह का नज़ारा कैसा होगा, इसका कौतूहल दोनों को अंदर था। बाहर में जलती हुई आग इतनी थी कि उसकी रोशनी टेंट के भीतर तक समझ में आ रही थी। वहाँ का तापमान गिरते गिरते -7 डिग्री पहुँच गया। खुद को पूरी तरह से लपेटे हुए दोनों टेंट में खुद को लॉक किए हुए थे। रात में उठना न पड़े इसलिए पहले ही सारे इंतज़ाम दोनों ने कर लिए थे। जलती हुई आग तो ख़त्म हुई, वहाँ पर रखी इमरजेंसी लाइट की रोशनी से टेंट के भीतर से समझ में आ रहा था। एकदम से हरीश को अपना नाम सुनाई दिया, मानो विपुल की आवाज़ हो, उसी ने आवाज़ दिया हो। हरीश ने देखा तो उसके टेंट के बाहर कोई एक काली सी परछाई खड़ी दिखी। परछाई ने इतना तो समझ आ रहा था कि विपुल नहीं है। खैर 3 बार हरीश को आवाज़ देकर वो परछाई वहाँ से चली गई। हरीश ने डर के मारे आज टेंट ही नहीं खोला। उस परछाई के जाने के बाद हरीश अपने टेंट से ही विपुल को आवाज़ लगाता है, पर हवा तेज होने की वजह से विपुल को सुनाई नहीं देता। हरीश की हिम्मत नहीं होती कि इतनी रात में वो बाहर निकल सके, इसलिए अपने टेंट में ही बैठा रहता है। किताब पढ़ते पढ़ते जाने कब उसकी आंख लग जाती है। सुबह के उजाले के साथ ही दोनों टेंट से बाहर निकलते हैं। तभी विपुल बोलता है, इतनी रात को टेंट के बाहर क्या कर रहा था और मुझे आवाज़ क्यों दे रहा था? इस पर हरीश बोला, यही तो मैं तुझसे पूछने वाला था कि आवाज़ क्यों दे रहा था तू तो सीधा टेंट में भी आ सकता था। इस पर विपुल बोला, नहीं तो मैं तो सो गया था। तो हरीश भी बोला, तो मैं भी तो सो गया था, बाहर निकला ही नहीं मैं। उन्होंने कैमरे में भी चेक किया मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।